कैसे इलेक्ट्रॉन को घुमाना है, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, और बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू बॉन्ड। बन रहा है क्या? बना दिए? कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। थोड़ा बहुत रह गया है तो हमको देखना है यहाँ पे कैसे क्या करना है। नाइट्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये लोन पेयर है। इस इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड पे ले आएंगे और इस इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन एटम पे। ठीक है, तो दो बॉन्ड मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज कितना पड़ता है? एक ठो। दो इलेक्ट्रॉन कहीं पे आता है, नेगेटिव चार्ज कितना पड़ता है? एक ठो। चूंकि एक ठो तो उसका अपना रहता ही है, दो इलेक्ट्रॉन माइनस। ऐसे ही समझना है बस। पहला स्ट्रक्चर क्लियर। लाए एटम टू बॉन्ड, एटम टू बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन पे एक प्लस चार्ज पड़ा। क्यों एक ही प्लस पड़ा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का बॉन्ड बना ही रहा है। एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के पास ही है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गया, इसलिए एक प्लस पड़ा। अब फिर ये इधर, ये इधर, NH2 प्लस। अब यहां पे डबल बॉन्ड दे दें, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन माइनस। बोलिए। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। डबल बॉन्ड NH2 प्लस। बाद में एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना? ऐसे यहीं तक छोड़ देना चाहिए कि ये 1 2 3 4 स्ट्रक्चर बना। क्योंकि जो पांचवा बना रहे हैं वो पहले के बराबर ही है। हो गया। यही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां कहां पे बढ़ गई?
ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, ये भी ऑर्थो ही कहलाता है। इसीलिए ऐसे ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं, है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। और ऐसा रेजोनेंस जिससे कि इलेक्ट्रॉन रिंग के तरफ आ जाता है उसको प्लस आर इफेक्ट कहते हैं, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस दो तरह का होता है। रेजोनेंस हालांकि बताएंगे आगे, रेजोनेंस इफेक्ट दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक प्लस आर होता है और दूसरा माइनस आर इफेक्ट होता है। रेजोनेंस आर इफेक्ट बोलते हैं और ये माइनस आर इफेक्ट होता है। एक इफेक्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर में है वो रिंग के तरफ आ रहा है, और ये जो माइनस आर होगा उसमें तुमको अभी दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर चला जाएगा, यानी यहां पर जो एटम होगा ना उसके तरफ चला जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा इफेक्ट? माइनस आर। अभी जो पढ़े वो कौन सा इफेक्ट? प्लस आर। प्लस आर इफेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग के तरफ आ जाए, बेंजीन रिंग में आ जाए, कार्बन के तरफ आ जाए, तो ऐसे रेजोनेंस को प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। और प्लस आर इफेक्ट जितना ग्रुप में होगा दे ऑल आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। रेजोनेंस in which electron pair move towards carbon chain और कार्बन रिंग known as प्लस आर इफेक्ट। और माइनस आर इफेक्ट किसको कहेंगे? रेजोनेंस इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर मूव अवे फ्रॉम कार्बन चेन, कार्बन चेन या कार्बन रिंग, एरोमेटिक रिंग जो है अभी दिखाई दे रहा होगा, नोन एज माइनस आर इफेक्ट। लिखो जल्दी से। तो एक हो गया प्लस आर इफेक्ट और एक हो गया माइनस आर इफेक्ट। आते यही सब झमेला है, तो हो पाएगा? लिखो तब तक आ जाते हैं तुरंत 2 मिनट जी। हाँ हाँ हाँ।
मंत्र है, मंत्र हुआ कि कहाँ पे ऐसे करेंगे, तो इतने जगहों पे ऐसे ही बनाना है। ठीक है, इधर में एग्जाम्पल रहेगा, अभी बताएंगे एक आध गो। NO2, CHO, COH, ये सब ग्रुप यदि प्रेजेंट होगा तब क्या लगाएंगे, माइनस आर इफेक्ट, है ना। एग्जाम्पल बढ़ेगा, 10-5 एग्जाम्पल होगा, वो भी एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम सब बता देंगे। खाली ध्यान रखना कि सर जो अभी बताएं कम से कम उतना कर ले। तुम्हारा सिलेबस पूरा बता दिए हम, बोलो कैसे। तो ये इतना, ये हैलो अल्केन का सब हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिनॉल, अल्कोहल, फिनॉल ईथर एगो 12th में चैप्टर है, उसका OH हो गया। उसके बाद एमाइन एक चैप्टर है, चौथा OR, ये ईथर का हो गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला में। और ये अभी देखा एमाइन वाला चैप्टर में एनिलीन हो गया। तो एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर 12th में। यहाँ देखो बीच में एगो चैप्टर रहेगा अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया, बात खत्म। 4 गो चैप्टर है, चारों का फंक्शनल ग्रुप बता दीजिए। यही मतलब सिंपल 12th वाला है कि यदि ये रहेगा तो क्या लगेगा, प्लस आर, और वो रहेगा, ये रहेगा तो प्लस आर, और वो रहेगा तो माइनस आर। अब माइनस आर थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लस आर रहेगा तो हमेशा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। पिछले दिन देखा, अभी भी देख रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे बढ़ी, ऑर्थो और पैरा पे। तो प्लस आर ग्रुप जितना भी है, प्लस आर ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और माइनस आर जो ये सब है, माइनस आर ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, माइनस आर ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग बोल रहे हैं। हाँ, मेटा को बेटा समझेगा, एनिलीन को क्या से एलियन समझेगा, तब तो हो गया। ऑर्थो पैरा मेटा होता है बच्चा, इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं। ऑर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है, देख लिया सब। चलो एक नए रेजोनेंस वाली बात समझ लो। समझने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। ये N है, ये डबल बॉन्ड O है, और ये ऐसे NO2 लग गया है। तो इसमें क्या होता है, यदि NO2 लगा हुआ है या CHO लगा हुआ है या COH लगा हुआ है, माइनस आर वाला, तो इसमें थोड़ा अलग होता है उससे। ये जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लोन पेयर नहीं, ये पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ही घूमता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट कराते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का नहीं कराते जनरली। हालांकि एक इफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन, उसमें कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड को घुमा देते हैं, अलग बात है। जनरली बात यह है कि पाई बॉन्ड या लोन पेयर को ही मूव कराना होता है। ठीक है,
तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चल जाता है, इन रिस्पेक्ट टू ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है। देखना, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, बाहर, नाइट्रोजन के पास चला गया। जरा बताओ क्या बनेगा, मतलब कि देखते रहना, कहीं गलत तो ना बता दिए, ऐसे देखना है तुम लोग को। मतलब इंडिया क्या करता है, दूसरे का गलती देखता है, अपना तो डेली करना है, हर वक्त करना ही है। देखो प्लस कहां दे, जरा कोई बताओ कहां दे प्लस, कहां पे, ऑक्सीजन पे तो माइनस दे दिए, इलेक्ट्रॉन गया तो माइनस दे दिए, अब प्लस कहां दे, यहां पे, यहीं पे ना, चूंकि इसी का ना इलेक्ट्रॉन लीक गए, इलेक्ट्रॉन की कमी किसको हुआ, इस कार्बन को हुआ, तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज, चूंकि ये कार्बन जो यहां पर था इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ललका कार्बन का था, ललका इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो ललका इलेक्ट्रॉन अब कहां चला गया है, तो पीला वाला इलेक्ट्रॉन तो चलिए इसी कार्बन के पास रह गया, फोटो बनाते हैं, पीला वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का पहले से था, इसी कार्बन के पास है, लेकिन वो ललका इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, नाइट्रोजन के पास, इसलिए कार्बन पे कौन सा चार्ज पड़ जाएगा, प्लस, बाकी दो बॉन्ड है वो रहेगा, बाकी दो ठो बॉन्ड है रहेगा। बोलो, अरे बोलो समझ आया है ये वाली बात, ये वाली बात बोलो समझ आया कि क्या हुआ इसमें, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई इलेक्ट्रॉन को, यानी पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन यहां पे खींच लिया है, इसलिए यहां रिंग से इलेक्ट्रॉन उठ के गया और रिंग से बाहर इलेक्ट्रॉन चल गया, इसीलिए इस कौन सा इफेक्ट बोलते हैं इसको, माइनस आर इफेक्ट बोलते हैं, इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, माइनस आर इफेक्ट। इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे वो कौन सा इफेक्ट था, प्लस आर इफेक्ट था। उसमें इसमें डिफरेंसेस क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, बोले सर उसमें ना इलेक्ट्रॉन रिंग में आया था, इसमें रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर चल गया है, ये अंतर है, इसीलिए प्लस और माइनस है ना। जैसे हम खुद ही एक बेंजीन रिंग है और हम में आए तो प्लस हुआ हम, और हमसे निकल के चला गया, तो आप अपने हिसाब से समझ लो कि माइनस ही कहते हो ना यार, माइनस में चले गए, माइनस में चले गए, आ रहा है तो कहाँ गए, प्लस में गए, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। NO2 रहेगा तब ये काम करेगा, CHO रहेगा तब ये काम करेगा, COH रहेगा तब काम करेगा। अगला स्टेप के बारे में सोच रहे हो कि सर ये तो ठीक है, अगला बार क्या कीजिएगा, तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टू बॉन्ड गया, पहले कहां गया, बॉन्ड टू एटम, तो बॉन्ड टू बॉन्ड। अब क्या करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां देंगे। अब देखिए बिल्कुल आसान है, वही एक स्टेप था जहां पे कुछ दिक्कत विक्कत था, अब कहीं कोई दिक्कत विक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड यहां पड़ गया, NO माइनस O माइनस, ठीक है जी, प्लस चार्ज डिसअपियर वहां से, चूंकि इलेक्ट्रॉन चला गया वहां पे। अब किसका इलेक्ट्रॉन आप ले लिए हैं, इस कार्बन का, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं ना, इस बार ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, है ना, इसका इलेक्ट्रॉन तो जो था वहीं पे, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन लेकर के उसको दे दिए। अब एक डबल बॉन्ड यहां था वो रहेगा। अगले बार क्या होगा, बोले सर जैसे पिछले बार किए थे वैसे ही, ऐसे चला गया, बोलो क्या बन जाएगा, देखते रहना पेशेंसफुली, पेशेंस का ही बात है और कोई बात नहीं। कल से बता रहे हैं पिछले दिन से कि भाई इसमें यदि शॉर्टकट तुम सोच लिए तब गड़बड़ हो जाएगा। क्या डबल बॉन्ड एन चला गया सब, अब फिर इसको वापस कर दो अपने जगह पे, ये वापस कर दोगे तो ये यहाँ भी आ जाएगा, देखो जैसे था वैसे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का एक मूवमेंट तुम देख पाओगे, ऐसे ऐसे ऐसे, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हो गया काम खत्म,
हो गया काम खत्म। बोलो बोलो क्या दिक्कत, दिक्कत बताओ ना, नहीं ना, दिक्कत बताओ, है कोई तो बताओ। लो हम इसको बना लो, रेयोनेंस इन नाइट्रोबेंजीन। भाई तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये बना रहता है, बना रहता है, और बच्चा समझता है ठीक है, ये तो है, ये तो ठीक है, मतलब देख के भी ना देखने की कोशिश। इसलिए हम कहते हैं कि एकदम देखिए। एक मिनट और बहुत ध्यान देने वाली बात, इस बार ऑर्थो पोजीशन पे क्या आया है, उस बार क्या था, -4 नेगेटिव के साथ। इस बार क्या आया यहां, मतलब ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कभी भी नहीं बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पारा पे नहीं बढ़ेगी, वहां तो कमी दिखाई दे रहा है। तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पे है, तो बताओ इस केस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पे है, पूछा जाए तो क्या बोलोगे। ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा कभी बोल पाओगे क्या, तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पे है, क्योंकि उस पर कभी पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं, है ना। क्यों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं, समझ गए। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों कहा जाएगा, समझ गए, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में ज्यादा है, ऑर्थो और पारा पे पॉजिटिव चार्ज। इन दिस -R इफेक्ट ortho and para position get positive charge while meta position is electron rich. So this NO2 group or क्या सोच रहे हैं, रवि राज जी पिछले दिन तो आप आए नहीं थे, परीक्षा दे रहे थे तुम बाहर, देखिए उसको मत देखिए, वो बेकार चीज है, वो आज न कल आपको भी लगेगा बेकार। हम लोग चाहते हैं कि 35 साल में भी आप स्टक रहें उससे, इसलिए आज बेकार कहिए।
देखो ऐसे ही बोलता रहता है, जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो पीछे से कोई बच्चा बोलेगा इसका आईटी हो जाएगा इस बार। अभी अभी बोल रहा था। लेकिन तुम उससे डेविएट मत करना। तुम बताना अंदर से कॉन्फिडेंस में रहना कि लगता है कि अब लोगों को लग रहा है कि मेरा हो जाएगा। हाँ, ये तो बोलेगा ही, ये सब बात बोलेगा ताकि आप डेविएट होइए। आप शो करिए उसको कम से कम कि नहीं यार सब ठीक है, जैसे तुम नहीं पढ़ता है वैसे हम भी नहीं पढ़ते। करना यही होता है। यदि आपसे मतलब पॉजिटिव नहीं हो रहा है तो क्या कीजिएगा, साथ हो जाइए। ऐसे तो उसको पॉजिटिव करना होता है कि लग रहा है ना तुमको कि हमारा हो रहा है, तो तुम भी लग जाओ आज से। बोलना तो ऐसे ही होता है। अच्छा ये, लेकिन चिढ़ाता है ना सब। ऐसे ही ये पूरा झेलना रहता है यार। दरोगा बनने वाला सब जो है ना वो कहेगा फोन करके, सर सुबह सुबह 4:30-5 बजे उठ जाएंगे ना तो बगल वाला सब कहेगा यार इस बार दरोगा तो प्रणाम करता है सर पहले से, ताकि उसके साथ सूतल रहे। पहले ही प्रणाम करने लगता है, प्रणाम दरोगा जी। काहे तो सुबह सुबह उठ करके जा रहा है दौड़ने, इसका मतलब है कि इसका हो जाएगा इस बार। तो चिढ़ाता है, तो वो चिढ़ाएगा। अब देखो एक बात और बता दें, अब तुम लोग का क्वेश्चन ऐसा रहता है, NO2 को कहा जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आर इफेक्ट काउजिंग ग्रुप, और उधर NH2 को कहा जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना। तो सवाल पूछता भी है कि विच ऑफ द एमंगेस्ट, चार को दे देता ऑप्शन में, किस में स्ट्रॉन्गेस्ट। तो दोनों में दो स्ट्रॉन्गेस्ट है, बस वही जानना है किस में। ऑर्थोपारा में NH2 और मेटा में NO2, है ना। तो नोट कर करके नीचे लिख देना। और फिर ये सब बात कभी खत्म नहीं होता केमिस्ट्री में, ये सब बात अभी शुरू कर दिए हैं, पूरा चलता रहेगा, है ना। ये सब बात सिर्फ अभी शुरू हुआ है, चलता तो पूरा रहेगा। क्या जी, नहीं चलता रहेगा क्या? चलता रहेगा ना पूरा। यही सब बात चलता रहता है। अब बाद में कहता ना लोग बेसिक भी ठीक नहीं, बतिया यही हो रहा होता है वहां भी। नोट, और तुम लोग समझ ही सकते हो कितना पढ़ते पढ़ते अंतिम में इतना बात पढ़ना रहता है। कितना आदमी को पेशेंस बचा है, 11 से तो पेशेंस लूज कर चुका है सब, कि अब तो 12th में, अब अभी ना होगा। अभी देखिए अभी आ रहा है, आई पग पग पे हर 10 दिन 20 दिन के बाद जब ऑर्गेनिक चलेगा तो ये एगो रिजोनेंस लेके खड़ा हो जाएगा, भैया इसमें प्लस आर होता है, इसमें माइनस आर होता है, ऐसा बोलना पड़ता है। अब एक जगह सब कुछ है नहीं उधर में, तो एक जगह नहीं बताना रहता है कि NO2 है तब होगा, खाली वहां स्पेशल एनिलीन आएगा। तो NH2 ग्रुप बोलो इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ये NCERT का लाइन है, इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये डेटा वगैरह है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप while NO2 group is the strongest meta directing group। ठीक है, बढ़ जाए, बढ़ जाए, लिखो 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 जल्दी से।
Now preparation of properties of benzene. हो गया? Preparation of benzene. पहला मेथड, तुम लोग बताओ पहला मेथड। फ्रॉम अल्काइन, तुम लोग को पता है, अभी अभी पढ़ा था, 3 मॉलिक्यूल एसिटिलीन, किस चीज में? रेड हॉट आयरन ट्यूब। क्या बन जाएगा? 3 मॉलिक्यूल का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होकर के बेंजीन बन जाएगा। देखो रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? ये अभी तुरंत पढ़े थे। ऐसा ही पूरा ऑर्गेनिक चलता रहता है, सब जगह ये बातें, मतलब कि जो पिछला चैप्टर में पढ़िएगा उसको अगले में फिर पढ़िएगा। तो यहाँ का ढेर सारी बातें 12th के हेलो अल्केन में पढ़िएगा ही। दूसरा, अल्केन में एक रिएक्शन बताए थे, बाबू इधर देखो, डरो मत, तुम लोग बहुत पहलवान हो, अभी तक मेरे साथ टिका हुआ है तो कम पहलवान है ना। CONA प्लस NaOH CaO, और हमको लगता है कि यहाँ पे बहुत सारा बच्चा ये बता देगा कि क्या बनेगा सर। NaOH CO अपना पुराना वाला डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराता है, क्या बनाएगा बताओ? ये पूरा का पूरा एक साथ हो जाएगा और इसके साथ H जुड़ जाएगा तो बेंजीन ही तो बनेगा। देखो कैसे रिएक्शन अपने आप ही होने लगता है। 2 टॉपिक पढ़ लो, तीसरा टॉपिक खुद ब खुद हो जाता है। यही एक फायदा है, इसको अच्छे से जब पढ़ा जाए तब बाद में जाकर के आसान होने लगता है। प्लस Na2CO3, बात खत्म। और ये वाला H यहाँ पे जाके जुड़ गया। इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। तीसरा एक रिएक्शन यहां पे, बस एक बात यहां पे, when phenol is react with zinc dust, जिंक डस्ट क्यों लिया जाता है? जिंक का एक केवल नहीं, जिंक डस्ट
when phenol is react with zinc dust, है ना, it form benzene, it undergoing reduction reaction, and form benzene. है ना, देखो जिंक वैलेंट होता है, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना देगा, जिंक ऑक्साइड ZnO। अब यहां पर क्या बच गया सिर्फ, तो H बच ही गया, तो बेंजीन बन गया, और क्या, हो गया। बेंजीन, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, यही 3 प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है, मतलब बेंजीन है। ठीक है, बोलिए ना। बड़े हाँ, क्या पूछे थे, जवाब दिए भी नहीं, जानना भी नहीं चाहते हैं आप लोग, यही सबसे बड़ा कमजोरी है अभी। हाँ, सर को देख रहा मैजिशियन बना देते, आग लगा देते क्लास में, अब मजा आया। है ना, बोतल में आग, टेस्ट ट्यूब में आग, मजा खाली आ रहा है। छोटा सा एक बात पूछ दिए, लैब मैनुअल का है, हम पूछते हैं कि 10वां क्लास में भी था कि आयरन इज रिएक्ट विथ HCl, तो लिखल था आयरन फिलिंग, बुरादा था आयरन का, बोला लोहा के रड ले जाके कहने करते रिएक्शन। जिंक खाली नहीं लिखा हुआ, जिंक डस्ट क्यों लिखा हुआ है, हम ये सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ये क्या कर रहा है। जिंक से रिएक्शन किया हुआ दिखाई देता है, आयरन से कोई रिएक्शन करता है, लेकिन वहां पे आयरन फिलिंग होता है, जिंक डस्ट होता है। चूंकि देखो एक खास बात बता रहे हैं, जितना छोटा होगा पार्टिकल का साइज, जितना छोटा होगा पार्टिकल का साइज, उतना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया। जितना छोटा होगा उतना ज्यादा कैसे होगा। तो एक्चुअली में सबस्टांस है कि 1 मोल जिंक, 1 मोल जिंक और 1 मोल जिंक रड के फॉर्म में भी हो सकता है, 1 मोल जिंक पाउडर के फॉर्म में भी हो सकता है, 1 मोल आयरन लोहा का रड है, 1 मोल आयरन लोहा का पीस आयरन का बुरादा है। किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, छोटका का 1 मोल का कि बड़का 1 मोल का, हम ये पूछ रहे हैं। नहीं समझे हम क्या पूछ रहे हैं।
अरे हम पूछ क्या रहे हैं, समझे आप? नहीं समझे? एगो पेज दीजिए, पेज लाइए पूरा। हाँ, लाइए ना जी। अब हम फाड़ेंगे, आप क्या फाड़ेंगे? देखिए हम फाड़ेंगे। ये 1 मोल है, मान लेते हैं जिंक 1 मोल है पूरा, इतना बड़ा सा पार्टिकल जिंक 1 मोल है। अब इसका सरफेस एरिया आप नोट कर सकते हैं, मैथ से निकाल भी सकते हैं, सरफेस एरिया दिख ही रहा होगा। अब बताइए, इसको हम फाड़ना शुरू किए, छोटा पीस करना शुरू किए, ऐसे ऐसे छोटा पीस करना शुरू किए। सवाल मेरा है कि अभी भी 1 मोल है, अभी भी कितना है? ये 1 मोल है। सरफेस एरिया पहले ज़्यादा था कि अभी ज़्यादा है? सरफेस एरिया पहले ज़्यादा था कि अभी ज़्यादा है? जानते हैं, जितना बार इसको फाड़ रहे थे ना हम, उतना बार नया सरफेस क्रिएट हो रहा था। जितना बार इसको हम फाड़ रहे थे, उतना बार नया सरफेस क्रिएट हो रहा था, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, है ना? सरफेस एरिया बढ़ गया। जितना महीन इसको टीयर ऑफ कर देंगे, उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है? और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाता है। इसीलिए कोई भी रिएक्शन में आप रड के फॉर्म में रिएक्ट नहीं कराते, आप आयरन फिलिंग लेते, है ना? रिएक्शन तो वो भी करेगा, तो उसके इंतजार में आपको 6 महीना लगेगा। लैब में आपके पास 10-5 मिनट होता है कुछ दिखाने के लिए, तो कैसा लेना होगा कोई भी सब्सटेंस? बोलो ना जी। वो बोलेगा यदि उधर फेंक देंगे तो। चलिए इधर ही रखते हैं, ठीक है? नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी चूंकि बेंजीन है तो कोई खास इधर उधर बहुत ज़्यादा बात नहीं है, 2-4 बात समझ लीजिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मतलब एरोमेटिक कंपाउंड का नाम ही पड़ा था किस वजह से? एरोमा की वजह से। एरोमा, एरोमा का मतलब होता था गुड स्मेल, है ना? एरोमा का मतलब होता था गुड स्मेल, तो इसका स्मेल अच्छा होता है। लेकिन बाद में बहुत सारा कंपाउंड ऐसा भी मिला जिसका स्मेल बहुत ज़्यादा ही खराब भी होता है। अब एक एग्जाम्पल आपकी किताब में दिया हुआ रहता है, नेप्थेलीन का कॉमन एग्जाम्पल। नेप्थेलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और वो माउथ रिपेलेंट का काम करता है, नहीं कीड़ा वीड़ा भगाता है। बाथरूम में रख देते हैं तो थोड़ा स्मेल रूम फ्रेशनर का काम भी कर लेता है। नेप्थेलीन बोल देखो वहाँ लटकाए, यहाँ भी थे, गर्मी में काम आता है, ये भी रूम फ्रेशनर का काम करता है ना? तो पहला, हाँ लगता है खत्म हो गया है, स्पेशल स्मेलिंग कंपाउंड। नहीं रे 10-20 साल यही बात हो जाता है, तुरंत कोई ना कोई कमेंट कर देता है। 10-20 साल से क्यों लटका रहेगा? हाँ? पुराना पुराना सब कुछ लग रहा है क्या तुम लोग को? ऐसा नहीं है। स्पेशल स्मेलिंग कंपाउंड पहला। दूसरा जो ज्यादा पूछेगा ना वो ये पूछेगा, बर्न्ट विथ सूटी फ्लेम। बर्न्ड विथ सूटी फ्लेम, धुआं के साथ जलेगा। बहुत ज्यादा धुआं होता है एरोमेटिक कंपाउंड जलता है तो एकदम धुआं धुआं हो जाता है, समझिए, है ना? देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जब भी जलेगा ना तो सूटी फ्लेम के साथ जलेगा। यानी एक डबल बॉन्ड जिस कंपाउंड में उसको भी कहते हैं अनसैचुरेटेड, तो वो भी धुआं के साथ जलेगा। तो इसमें तो 3 डबल बॉन्ड है, इसीलिए कहते हैं धुआं धुआं नहीं जलेगा, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा बिल्कुल। बेंजीन को जब जलाएंगे तो पूरा का पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, सूटी फ्लेम। नन पोलर तो है ही है, इसमें कोई शक
नहीं है, सारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। सॉल्युबल होगा किस चीज में, जल्दी बताओ ना जी। कलरलेस तो होगा ही, और साथ में लिक्विड होगा। कलरलेस फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा, कलरलेस लिक्विड। शायद आप लोग को ये सब बताए हैं पहले, देखो तो याद आ रहा है कुछ ऐसा, क्लासिफिकेशन में पढ़ाए होंगे। ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जो 2 रिंग रखता है, मोनोसाइक्लिक बाईसाइक्लिक, तो ये बाईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड था, इसी को बोलते हैं नेप्थलीन। मॉथ रिपेलेंट बोलते हैं इसको। तो बिल्कुल भूल जाता है तुम लोग तुरते तुरते। तब कपड़ा में इसको, पेटी बक्सा में जब कपड़ा रखा जाता है तो नेप्था बॉल साथ में रख दिया जाता है। जैसे ठंडा खत्म हुआ तो उनका कपड़ा रखना होगा, तो साथ में इसको रख दिया जाता है। मॉथ रिपेलेंट है। एगो ट्राईसाइक्लिक भी बताए थे यार तुम लोग को, एंथ्रासीन। फार्मूला बताओ नेप्थलीन का, इथेनॉसिन का, ब्रैकेट में लिख के रखो क्या फार्मूला होगा। फार्मूला बताओ। बना दिया? कितना? C10, 2 हाइड्रोजन कमा होगा क्या? और इसका C14, 4 हाइड्रोजन कम गया होगा, 1 2 3 4। क्या इससे डाइज बनता है, यूज टू मैन्युफैक्चर डाइज। इंसेक्टिसाइड, मॉथ रिपेलेंट था वो भी, है ना, इंसेक्ट को मारता है। लिखो जल्दी से, आगे बढ़ें केमिकल प्रॉपर्टीज में। वाटर में सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल होगा ये सब?
सॉल्युबल लिखे थे, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनसॉल्युबल इन वाटर, बड़े केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, बताओ कौन सा कॉमन टाइप ऑफ रिएक्शन होता है बेंजीन में? पिछले दिन भी लिखे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॉमन टाइप ऑफ chemical reaction in benzene। लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॉमन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बेंजीन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ रहे हैं ना कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है। ऑर्थो पैरा बेंजीन में काहे के लिए आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है बेंजीन के वजह से, और उसी के कारण कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इस पे आकर के जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। देखो ना, देखो 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 यहां पे हाँ, यहीं से शुरू हुआ था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आई थी ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन बढ़ा था ना, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रॉन के चक्कर में जुड़ जाएगा यहां से। बस इतना ही बात तो कह रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जिसमें पहला रिएक्शन है हैलोजिनेशन रिएक्शन। सुनिएगा, पहले हम रिएक्शन लिखेंगे फिर आप लोग वेन करिएगा। ये देखिए बेंजीन है प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड FeCl3। कौन एसिड? लुईस एसिड। ये भी रहता है एनहाइड्रस, और यहां पे बन जाता है Cl। क्लोरोबेंजीन। बोलो क्या लिखोगे? कुछ हो समझ नहीं आ रहा है तुम लोगों को? नहीं तो जल्दी से बताओ क्या लिखेंगे। बेंजीन व्हेन रिएक्ट विथ, बोल ही नहीं रहा है तुम लोग। विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 इट फॉर्म क्लोरोबेंजीन, और निकल जाएगा एक तो HCl। देखो पहले बताते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था ये, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है?
Cl प्लस क्लोरोनियम आयन। होता क्या है, सुनना, देखो मैकेनिज्म क्या है इसका, छोटा को मैकेनिज्म। Cl2 ना, अब देखो ये लुईस एसिड का चर्चा करना पड़ेगा, अब वो सब दर्द है। लुईस एसिड के बारे में कुछ पता है? दर्द है सब, पूरे केमिस्ट्री का दर्द झेलना पड़ेगा। अब लुईस एसिड नहीं पता रहेगा तो बार बार टॉर्चर होगा। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। बहुत डिटेल में दो जगह ऑलरेडी बता चुके, केमिकल बॉन्डिंग में, आयनिक इक्विलिब्रियम में। बॉन्डिंग में जब बताए थे हाइब्रिडाइजेशन, तो डी ऑर्बिटल दिखाए थे। डी ऑर्बिटल चूंकि खाली है तो इलेक्ट्रॉन उसी खाली डी ऑर्बिटल में रख लेगा, तो वैसे मॉलिक्यूल को लुईस एसिड कहा जाता है। वहां पे सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी होता है, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना। अब यहां मतलब नहीं है कि सर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है तो डिफिशिएंट का ही कह रहे हैं, डी ऑर्बिटल वैकेंट। अब इसी के वजह से ApCl3 क्या कर लेता है कि ApCl4 प्लस बना लेता है, ApCl4 प्लस। ओहो, Cl4 इलेक्ट्रॉन चला गया उसमें तो माइनस, और Cl प्लस। यही वो कारण है जिससे कि क्लोरोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लोरोनियम आयन, है ना। अब इस Cl प्लस, याद करो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, या यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वैसे ही बढ़ेगी, Cl प्लस वहां पे जाके क्या करेगा, अटैक करेगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, उसको क्या करेगा, हटा देगा, ठीक है। और वो हाइड्रोजन जब हटेगा तो ApCl4 माइनस जो है वही H प्लस रिएक्ट करके फिर से ApCl3 बन जाता है, और साथ में HCl प्रोड्यूस कर देता है। ये इसका मैकेनिज्म है ना, कि Cl2 ApCl3 जो लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके साथ क्या बना लिया, ApCl4 माइनस, और फॉर्मेशन किया Cl प्लस का, है ना। यानी कि यहाँ पे ये क्लोरीन कैसे टूट रहा है, तो Cl प्लस में और ApCl4 माइनस में। यही Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन रिंग पे अटैक कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाल दिया बाहर, इसीलिए इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना बात समझेगा तो तुम लोग बिल्कुल जेई के लायक हो जाएगा, है ना। बाकी वेन लिखेगा तो स्कूल एग्जामिनेशन के लायक भी हो जाएगा। वेन, वेन बेंजीन इज रिएक्ट विथ, तुम लोग सबसे पहले यही लिखने के सोचता जाता है, इसी लिखने में एनर्जी वेस्ट हो जाता है, फिर बाद में क्या है वो बात खत्म। इसी वजह से हम रिएक्शन पहले और ये बाद में, लेकिन आपका दिमाग उस आसानी को ढूंढता है, आपको हम बता रहे हैं। व्हेन बेंजीन इज रिएक्ट विथ क्लोरीन in the presence of Lewis acid, ApCl3,
एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ, पानी नहीं रहना चाहिए। इट फॉर्म क्लोरोबेंजीन, इट फॉर्म क्लोरोबेंजीन। हम्म इस पे लग जाना होगा भाई, इस पे लग जाना होगा, जैसे जैसे बता रहे हैं। 5 को होगा सिलेबस में, 3 बार सेम चीज करीब करीब पढ़ना है। 3 बार, एक बार तो अभी, एक बार फिर हेलोल्किन में, एक बार फिर फिनॉल में, एक बार फिर एमाइंस में। यही रिएक्शन होगा। वहां पे सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्लोरीन को जोड़ रहे होंगे। तो क्यों ना अभी इसको खत्म कर दिया जाए, आगे के लिए कितना आसान हो जाएगा। बार बार समझने की दिक्कतें खत्म है। सर लोग भी ऐसे ही समझ के छोड़ देते हैं, घर ही बार हमें पढ़ना काहे के लिए दिमाग टेंशन में लाएगा। मौसम के अनुसार। हम्म। ये पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है यार। हाइड्रोकार्बन चैप्टर, समझे ना। ये देखिएगा ना, अभी जो 12th वाला बैच ऑनलाइन सब में स्टार्ट हो रहा है, एक कमेंट बहुत कॉमन टाइप का चल रहा है, हाइड्रोकार्बन सर 3 क्लास में ख़त्म कर दिए। हाइड्रोकार्बन कब पढ़ाइएगा सर? सर कह दिए कि 12th में देख लेंगे। चूंकि इसमें दोनों जिम्मेदार है, बच्चा भी उतना ही जिम्मेदार है जितना सर है। वो चाहता नहीं है, सर को आसान ही लगता है, ठीक ही है। दूसरा एक और अच्छा बात इसमें है क्या, कि सब रिपीट भी होता है, तो फिर से पढ़ने का एक मौका भी लग जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन यदि समय है तो पढ़ लिया जाए। दूसरा रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन। देखो नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होता है। नाइट्रेटिंग रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये आपको NO2 प्लस ये नाइट्रेटिंग रिएजेंट है बच्चा। थोड़ा सा बात बताते हैं, सुन लोगे तो काम ही देगा। HNO3 का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 देखिएगा थोड़ा। नाइट्रोजन 3 2 5, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, डबल बॉन्ड बना दिए एक ठो। HNO3 बनाना है, एक वो ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर देते इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि आप समझें अच्छे से।
नाइट्रोजन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना? 5। देखिए 8 हो गया होगा। HNO3 है ये स्ट्रक्चरली। तो HNO3 ये टूटता कैसे है, तो देखिएगा टूटता कैसे है। NO2 प्लस और OH माइनस। बोलिए इलेक्ट्रोफाइल किसको कहिएगा, NO2 प्लस को कि OH माइनस को? किसको कहिएगा इलेक्ट्रोफाइल? यही ना इलेक्ट्रॉन लवर है, NO2 प्लस ही ना इलेक्ट्रॉन लवर है। तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया HNO3 से NO2 प्लस। सुनो, अब जो बेंजीन रिंग बनाएंगे ऐसे, ठीक है, इसमें रिएक्शन कराएंगे HNO3 का। कैसा HNO3? कंसंट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बोलो क्या बनने वाला है? क्या जोड़ दें इसमें? सिंपल। उधर से समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रोफाइल NO2 है। बताओ ये निकला OH माइनस और वहां से हटा क्या? H। तो OH माइनस और H प्लस क्या बन जाएगा? बस बात खत्म। बाकी तुम लोग वेन तो लिख ही दोगे, लिखो वेन, वेन लिखो, बताओ हमको। वेन बेंजीन इज रिएक्ट विथ नाइट्रेटिंग रिएजेंट concentrated nitric acid and concentrated H2SO4, it form, उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। लिखो जल्दी, बदमाशी नहीं, लगे रहना चाहिए। नाइट्रेटिंग रिएजेंट कौन? नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। लिखो जल्दी बाबू, लिखो जल्दी। हो गया? कल हम लोग तो छोड़ ही सकते हैं, हम कौन।
हो गया। तीसरा, सल्फोनेशन रिएक्शन। देखो सल्फोनेशन में सल्फोनेटिंग रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है और ये टूट जाएगा OH माइनस और SO3H प्लस में। दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल। तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, यदि ये हम लोग जान लें तो रिएक्शन बना देने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि अब दिखाई दे रहा होगा कि सर बेंजीन लिखेंगे, प्लस करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखेंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, और फिर बेंजीन रिंग बनाएंगे और उसके ऊपर में जोड़ देंगे क्या, SO3H। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और एक OH माइनस वहां से H2O ले लेगा और क्या बन जाएगा, वाटर, है ना। यहाँ पर जो H होगा इसको हटा देगा। यहाँ जो SO3H है प्लस और OH माइनस, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल आकर के यहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। बस इतना सा बात है। क्या लिखा जाए, वेन benzene is react with concentrated H2SO4, it form benzene sulfonic acid। हो गया। दो रिएक्शन भी बताना है जी, जिसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन।
क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, इसको नेम रिएक्शन कहते हैं जी। जिस रिएक्शन के आगे ना नाम लिखा रहे वो सब नेम रिएक्शन। इससे पहले ऊर्ज रिएक्शन था, कोलवे रिएक्शन था, ये सब नेम रिएक्शन। तो नाम यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट है। अल्काइलेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन होना है अल्काइल ग्रुप का। अल्काइलेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ कौन सा ग्रुप? अल्काइल ग्रुप। ठीक है, देखो देखो तुम लोग पहले रिएक्शन देखो ना, फिर बहन तो लिखेंगे ही। रिएक्शन देखो पहले, ये बेंजीन CH3Cl मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3। बोलो यहां पर क्या ही बन जाएगा? CH3 पे प्लस और Cl पे माइनस साफ दिखाई देता है जी। तो ये CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल लाके किसी पोजीशन पे आप जोड़ सकते हैं, सब पोजीशन तो बराबर ही है यहाँ पे। वहां से H निकल जाएगा। अब इस बार यहां जोड़ रहे हैं ना, काय के लिए परेशान करें, मथवे पे जोड़ेंगे, फन पे H निकलेगा यहां से और क्या जुड़ जाएगा? CH3। तो बस बन गया प्रोडक्ट आपका। CH3 प्लस HCl, इसको कहते हैं टॉलिन, इसको कहते हैं टॉलिन। और रिएक्शन जो हुआ उसको कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, है ना। अब इसमें क्या होता है ना कि कोई भी अल्काइल ग्रुप ला करके इसमें जोड़ा जा सकता है। 2 कार्बन का रखते 2 कार्बन का जुड़ जाता, 3 कार्बन का रखते 3 कार्बन का जुड़ जाता, ब्रांच वाला रख लेते तो ब्रांच वाला जुड़ जाता। तो व्हेन बेंजीन इज रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड in the presence of anhydrous AlCl3 Lewis acid, it form मिथाइल बेंजीन, और मिथाइल बेंजीन को ही कहते हैं टॉलिन। This reaction is known as Friedel-Crafts alkylation reaction। और स्कूल वाले एग्जामिनेशन में ये आता रहता है। तुमको आया था क्या? तुमको नहीं आया था? तुमको आया था जी, परीक्षा देने गई थी, आया होगा कि एक पेपर दिखाओ तो नहीं आया है कैसे? ये एकदम आता ही है। हालांकि हम पेपर नहीं देखे, लेकिन इस पेपर नहीं है दिखाओ तो जरा देखें, ये बात है। ये ऐसा रिएक्शन है ना कि 11 12 दोनों में इसके बिना पेपर बनता नहीं। ये बिहेवियर ना मानेगा, ये पहले से राइट द केमिकल फार्मूला वाशिंग सोडा ये ना मानेगा, ये आज नहीं, ये हम ये लगभग 40-50 साल से पूछता है।
वॉशिंग सोडा भी है, बेकिंग सोडा भी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी है, ब्लीचिंग पाउडर भी है। सबके फार्मूला लिखना है। आएगो ग्लोबल ग्लोबल साल्ट नहीं ग्रामा का। एक्सप्लेन द डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? एक्सप्लेन sp2 to sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डिफाइन एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है। 5 नंबर में तो नहीं था। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट KMnO4 में। पूछा मास यूनिट का डिफिनीशन पूछा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? चार्ज ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अल्कीन के जनरल फार्मूला। क्या बात है, वाह वाह वाह। और उसमें भी 70 क्वेश्चन में बनाना है 35 को। पांच को तो फंक्शनल ग्रुप पूछे हुआ है। कितना मजा आता है। यही CBSE बोर्ड वाला बच्चा पेपर देख के अफसोस करते रहता है। हो रहा है ना अफसोस। ये अफसोस काफी बढ़ जाता है अगले साल के जनवरी जाते जाते, मतलब दिसंबर होते होते। दिसंबर होते होते लगता है कि हमारे बाबूजी गलती किए थे। मेरे साथ तो जरूर गलती किए। हाँ, ये जरूर लगता है ना कि हमारे बाबूजी मेरे साथ कितना गलत किए भाई, तो जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिए भाई। इस CBSE बोर्ड से क्यों देना था, जब हम उधर भी पास करना था, इधर भी पास करना था। कोई कहेगा मैं उसके बाद ये एकदम हाँ बस ये को लिख देते हैं, उसी तर्ज पे है। अच्छा, कल का काम कर ही देते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, लेकिन फिर वो अच्छा लगने लगेगा 4 साल के बाद, जब बीटेक या MBBS हो जाता है। नौकरी के लिए फिर जाते इंटरव्यू में, तो फिर एक बार वहाँ पे जो है ना ई बोर्ड वाला झेपने लगता है। क्योंकि जब वहाँ पे देखता है कि बच्चा थ्रू आउट अच्छा था, तो बोर्ड क्या है, 12 का क्या रिपोर्ट। तो वहाँ पे जब 12 का मार्कशीट निकलता है और वहाँ B लिखा रहता है तब जो है ना थोड़ा सा कहने लगता है कि नहीं, आप जो है थोड़ा वेट कर लीजिए, फोन जाएगा आपके घर पे, है ना। फिर वहाँ पे अच्छा लगेगा, तब लगेगा नहीं यार ठीक था। लेकिन बरहमा में खराब एक बार जरूर लगता है। ये 90% बच्चों का फीडबैक ऐसा रहता है, सर मेरा ना CBSE बोर्ड मेरा बिल्कुल इतना सर गलत हुआ है मेरे साथ। एसाइलेशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन होता है एसाइल ग्रुप का। एसाइल ग्रुप कहते हैं इसको, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। एसाइल कहा जाता है इसको। एक तरफ अल्काइल रहता है। देखो बहुत आसान है, शायद समझ जाओ तुरंत। ये बेंजीन है और यहां पर एक बार CH3COCl लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? CH3COCl, मतलब इधर रहना है, लिख देते, इसी का सब्स्टिट्यूशन करना है। अब इसमें तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा एनहाइड्रस AlCl3,
एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस क्या लेना है? सूखा हुआ। मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना है। अब क्या होगा इसमें? CH3CO प्लस Cl माइनस। अब ये बेंजीन रिंग है ऐसे, COCH3 है ना। इसको कहते हैं Cl निकला वहां से, H निकलेगा वहां से, HCl। इस मॉलिक्यूल को कहते हैं एसीटोफेनॉन। यही तोड़ना के मैकेनिज्म जानोगे। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिक्कत करता उस दिन उतना आधा एक घंटा उसको बके ही, तो अब क्या दिक्कत करेगा? तो व्हेन बेंजीन इज रिएक्ट विथ, when benzene is react with एसिड हैलाइड, इसको बोलेंगे इथेनॉइल क्लोराइड। एसिड हैलाइड इथेनॉइल क्लोराइड in the presence of anhydrous AlCl3, it form acetophenone, it form acetophenone। एरोमेटिक कीटोन है, ये कीटोन है, नहीं है कीटोन। C डबल बॉन्ड हो जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। एसीटोफेनॉन का दूसरा नाम है फिनाइल मिथाइल कीटोन, MnOP, मिथाइल फिनाइल कीटोन। हो गया, इतना ही तो करना था। बाकी थोड़ा बहुत कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब है ना।